Yes. Now proceeding in exercise 4.3, question number 8. Okay, we have done till question number 7. Now we are going to do question number 8. A train travels 360 kilometers at a uniform speed. Okay बेटा, एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है और उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है. If the speed had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब हम स्पीड को बढ़ा देते हैं, वी आर इंक्रीजिंग द स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, देन इट इज सेड दैट कि उसी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए ना अब ट्रेन को पहले के मुकाबले 1 आवर कम लग रहा है. Okay, so you have to find the speed of the train. I hope you have got the question. A train was traveling with certain speed. We don't know what the speed is. और जब उसने 360 किलोमीटर ट्रैवल किए, वो एक स्पीड पर ट्रैवल कर रही है और उसको सपोज करो जो टाइम लग रहा है वो t मान लेते हैं. अगर हम स्पीड बढ़ा देते हैं, मतलब x+5 कर देते हैं, तो जो डिस्टेंस तो सेम ही है, टाइम जो लग रहा है दैट इज उसको कम लग रहा है. ठीक है, जो उसको ओरिजिनल टाइम लगा था उससे 1 आवर जल्दी वो पहुंच रही है. यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन. देखो, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब हमें किसी चीज का नहीं पता होता तो हम सबसे पहले उसको क्या मान लेते हैं, वी विल अज्यूम द थिंग, एंड इन दिस केस वी विल अज्यूम स्पीड ऑफ ट्रेन टू बी x किलोमीटर पर आवर. अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, 360 किलोमीटर. यस. अब मुझे ये बताओ, फिजिक्स में स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? दीपांशु आप बता सकते हो बेटा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यस, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो उस हिसाब से हम यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें देखो हमने स्पीड अज्यूम कर ली, डिस्टेंस हमें पता था, अब टाइम का कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है. सो वी विल अज्यूम आवर टाइम इन अकॉर्डेंस विद स्पीड एंड डिस्टेंस. तो हमारा जो टाइम बन गया वो बना t इज इक्वल टू 360 अपॉन x. ओके. नाउ अब कंडीशन क्या है कि ये ओरिजिनल टाइम जो है, अगर मैं उसमें से जो नया टाइम ट्रेन को लगा उसको माइनस कर दूं तो आई विल बी गेटिंग 1. ओके, यही कहा गया था ना, उन्होंने हमें कहा था कि अगर हम स्पीड को बढ़ा दें तो नाउ वी विल इंक्रीज द स्पीड. तो इंक्रीज करी तो टाइमिंग क्या आएगा, 360 अपॉन x+5, यही आएगा ना टाइम. हम सेम फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे तो एज पर द कंडीशन हमारा जो इक्वेशन है वो ये चीज बन जाएगी, 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x+5 इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों के टाइम में 1 आवर का डिफरेंस है. अब बेटा इसमें जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो किस में कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमने 360 अपॉन x+5 में से 360 अपॉन x को माइनस करना है, या फिर 360 अपॉन x में से 360 अपॉन x+5 को माइनस करना है. अब बेटा देखो, इसमें एक सिंपल सा लॉजिक आपने लगाना है. हम यहाँ पे अपने डिनोमिनेटर्स को देखेंगे. अगर अब आप यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को देखते हो, ये है x, ठीक है, और ये हो गया x+5, इसका मतलब ये वाला डिनोमिनेटर जो है इट इज ग्रेटर, ये बड़ा है. तो ऑब्वियसली अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो जो कोशिएंट आएगा वो कम आएगा. तो आप टाइमिंग निकालने के लिए हम आंसर नेगेटिव में नहीं निकाल सकते. ठीक है, समझ आ गई बात की? ओके. अब ऑब्वियसली यू विल हैव टू टेक एलसीएम, और तो जब हमने एलसीएम लिया व्हाट वी गॉट, वी विल गेट x into x+5. ओके बेटा. सो नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द एलसीएम, 360 into x+5, जो ये वाली टर्म है वो इधर चली जाएगी और ये वाली टर्म जो है वो इधर चली जाएगी. राइट. सो ऑन सॉल्विंग दिस थिंग, जब आप इसको सॉल्व करते हो, यू विल बी गेटिंग 360x प्लस 1800 माइनस 360x इज इक्वल टू x² प्लस 5x. ओके, क्लियर बेटा? अब ये जो 360x था और ये 360x था, बिकॉज दे आर हैविंग द ऑपोजिट साइंस, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं. सो माय इक्वेशन बिकम्स x² प्लस 5x माइनस 1800 is equal to 0. Now solve this question. Yeah, tell me the terms. अब इस केस में आपके जो terms बन रही हैं, the sum is your +5, yes, and the product is minus 1800. Now can you tell me the two numbers? Yes बेटे, मैं एक बार इसको दोबारा से समझा देती हूँ. एक बारी देखो बेटा, हमने जो स्पीड ऑफ ट्रेन ली थी, ठीक है, 360 अपॉन x से हमने टाइम निकाला. जब स्पीड इंक्रीज हो गई तो 360 अपॉन x+5 हो गया. नाउ द कंडीशन केम आउट टू बी 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x+5 इज इक्वल टू 1. इसका मतलब जो ओल्डर टाइम था उसमें से हमने न्यू टाइम को जब माइनस किया तो वी आर गेटिंग 1 आवर, क्योंकि वो जल्दी पहुंच रहा था 1 आवर. ठीक है,
तो जब आपने एलसीएम लिया, आपकी जो इक्वेशन बन गई वो ये बन गई। अब हम इस 5x को जब स्प्लिट डाउन कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग 45x माइनस 40x। तो जब आप इसको एड ऑन करते हो, यू विल बी गेटिंग 5x एज योर आंसर, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, यू विल बी गेटिंग माइनस 1800। सो जब आपने कॉमन लेके ब्रैकेट सॉल्व की, तो यू आर गेटिंग x फर्स्ट टू ब्रैकेट्स में से कॉमन आ रहा था और माइनस 40 नेक्स्ट टू ब्रैकेट्स में से। ओके, सो जब ये ब्रैकेट्स हमने ले ली, तो हमारे पास जो कॉमन ब्रैकेट बची वो सेम आ रही है, x प्लस 45। अब नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू ब्रैकेट्स, x minus 40 and x plus 45. So we will consider, we will pick x minus 40 is equal to 0 as our answer. That means x comes out to be 40 kilometer per hour because speed cannot be in negative. Okay, I hope this question is clear. Now we will move on to our question number 9. Next question is, two water taps together can fill a tank in 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. बेटा देखो, इसमें इन्होंने कहा है कि एक ना टैंक है, उसमें दो वाटर टैप्स जो हैं, अगर हम उन्हें इकट्ठे ऑन करते हैं तो वो 9 into 3/8 hours ले रहे हैं। ठीक है, अब जो टैप है जिसका लार्जर डायमीटर, मतलब द बिगर टैप, वो स्मॉलर टैप से 10 आवर्स कम लेता है। ठीक है, उस टैंक को अलग अलग भरने के लिए। अगर सपोज हम लार्जर टैप को ऑन कर रहे हैं, द बिगर टैप को हम ऑन कर रहे हैं, तो वो स्मॉलर टैप के टाइम से 10 आवर्स कम में फिल कर देता है। वी हैव टू टेल द सेपरेट टाइमिंग्स ऑफ बोथ द टैप्स। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस। अब बेटा ऑब्वियसली वी डोंट, है ना, हमें टाइम नहीं पता ना बेटा स्मॉलर टैप का क्या है, तो हमने क्या किया, उसको अज्यूम कर लिया एज x आवर्स। ओके बेटा, तो अब हमें ये पता है कि जो लार्जर डायमीटर वाला टैप था वो स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से 10 आवर्स कम ले रहा है। इट इज टेकिंग टाइम विच इज लेस देन द स्मॉलर टैप, सो आई एम सेइंग इट विल टेक द टाइम ऑफ x minus 10 आवर्स। ओके, अब हम इसमें 1 आवर का कॉन्सेप्ट लगाना है, हमें 1 डे वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अब टोटल टाइम क्या था, इट इज 9 into 3/8 which means it will come out to be, हम कैसे करते हैं बेटा, 8 into 9, yes 72 plus 3 75, 75 upon 8 hours दोनों को लग रहे हैं। अगर हम दोनों को एड ऑन करते हैं तो वी आर गेटिंग 75 upon 8। yes, यही हुआ ना? yes मैम। अब हमने क्या किया, 1 आवर कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे ले लिया। मेन जो की कॉन्सेप्ट है वो यही है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये जो टैप वाला क्वेश्चन है ये आपका 1 आवर्ली कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होगा। अब स्मॉलर टैप का 1 आवर का क्या काम हुआ बेटा, इट इज 1/x। लार्जर टैप का क्या हुआ बेटा, इट इज 1/x minus 10। एंड टोटल जो उन्होंने टाइमिंग लिया वो 1 आवर में कितना फिल किया, कितना 1 आवर का काम था, दैट वाज 8/75। Is that clear? Now, obviously, we will take LCM to solve this question. Now, we will proceed on C. Now, I'm taking the LCM x into x minus 10. Okay, beta. So, ये चीज हमारे पास आ गई। Okay, beta. Clear है? अब बेटा इसमें क्या हो रहा है, this 75, this denominator will go to this side and this denominator will go to right hand side. Yes. So after trying this thing, हमने जो किया, that is 75 into 2x minus 10 and 8 into x square minus 10x. Okay. Yes. Yes. 75 into 2x is 150x minus 750 is equal to 8x square minus 80x. अब what we will do, we will collect our like terms और हम सब उनको left hand side पे we will bring those statements. So the equation will become 8x square minus 80x minus 150x plus 750 is equal to 0. Yes. So मेरे पास जो इक्वेशन बन जाती है वो ये बन जाती है 8x square minus 230x plus 750 is equal to 0. Now I can see there is a common of 2 in each term. हम हर टर्म में से 2 जो है वो कॉमन आउट वाइप ऑफ कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन जो लेफ्ट ओवर बच गई वो ये बचेगी 4x square minus 15x plus 375 is equal to 0. Now again we will have to solve the question. आप इसको चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से करें,
चाहे आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करें, आपका जो सम है दैट इज कमिंग आउट टू बी 115x और मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा बेटा, इट विल बी 1500x स्क्वायर। ओके, अब आप इसमें ध्यान से देखो, जो सम है वो नेगेटिव है, ओके, और जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब मेरे जो दोनों नंबर्स आएंगे वो नेगेटिव आने चाहिए, क्योंकि जब आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, लेकिन जब आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आंसर पॉजिटिव में बन जाता है। यस, तो माय इक्वेशंस, या जब मैंने उसको स्प्लिट डाउन किया तो इट केम आउट टू बी 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x plus 375 is equal to 0. Is that clear? Up, I will Yes, take ma'am. common from the first two terms and the second common will be the last two terms. Clear beta? Yes. Now, अब Yes, ma'am. first two जो terms हैं उसमें से I am getting common as 4x and the next two 4x. terms is minus 15. Okay. Common bracket is x minus 25 and x minus 25. So what I am getting? I am getting my x की values as 4x minus 15 is equal to 0 और x minus 25 is equal to 0. अब दीपांशु बेटा, yes, now which value I'll take? I'll take x minus 25, oh sorry, x is equal to 25 or x is equal to 15 by 4. x is equal to 15 by 4. हाँ जी, तो ये जो 15 by 4 है ना बेटा, ये मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसीलिए आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस एज माय सॉल्यूशन। सो आई एम सेइंग कि जो x है दैट इज 25 आ रहा है मेरा आंसर। ओके, तो 25 का क्या मतलब है कि जो स्मॉलर टैप था इट टुक 25 आवर्स टू फिल दैट टैंक, whereas जो लार्जर टैप था वो ऑब्वियसली उससे कम टाइम लेगा। सो आई विल सबट्रैक्ट 10 आउट ऑफ दिस। So जो larger tap था, it is taking 15 hours to fill that tank separately. Okay, is that question clear? Yes. Okay. Now the next question. हाँ जी, चलिए ठीक है। अब बेटा ये next question काफी important है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। An express train takes 1 hour less than a passenger train. Okay, हमारे पास दो ट्रेन हैं, एक तो है एक्सप्रेस ट्रेन और एक है पैसेंजर ट्रेन। ओके बेटा, I'm just doing the thing. ये एक्सप्रेस ट्रेन है और ये पैसेंजर ट्रेन है। अब मुझे एक कॉन्सेप्ट बताओ शीतल, अगर एक ट्रेन को टाइम कम लग रहा है एक जगह पहुंचने में, तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, एक्सप्रेस ट्रेन की ज्यादा होगी या फिर पैसेंजर ट्रेन की ज्यादा होगी? दोबारा बोलना। मैंने ये बोला कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो किसी जगह पे जल्दी पहुंच रही है एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन, तो क्या स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की ज्यादा होगी या पैसेंजर ट्रेन की ज्यादा होगी? एक्सप्रेस ट्रेन की। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि मैम वो जल्दी पहुंच रही है ना, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज्यादा है। ओके, अब देखो, अब इट इज टेकिंग 1 hour लेस। ओके, 1 घंटा उसको कम लग रहा है टू ट्रैवल। अब डिस्टेंस देखो कितना है, डिस्टेंस इज 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। ओके, now if the average speed of the express train is 11 kilometers more than that of passenger train, आ गई ना वही बात कि जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन से की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। ओके, इट इज मोर, सो यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जो चीज हमें नहीं पता वी विल अज्यूम दैट थिंग। सो वी डोंट नो द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, so we will say let the speed of passenger train be x kilometers per hour. So naturally जो आपकी express train की speed है it will become x plus 11 because it's given in the question. Okay, now along with that we are given the distance also. Clear बेटा, हमें distance भी given था। Now time taken by passenger train, हम इसमें speed का formula calculate कर रहे हैं, so it is like distance upon speed. तो passenger train का जो timing होगा वो क्या होगा बेटा, time taken it will be 132 by x और एक्सप्रेस ट्रेन का हो जाएगा 132 by x plus 11। ओके बेटा, टाइमिंग क्लियर हो गया? Yes. ओके, अब कंडीशन क्या है कि मेरे जो एक्सप्रेस ट्रेन थी उसको पैसेंजर ट्रेन से कम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम है वो ज्यादा होगा। यस यस मैम। ओके, जब वो ज्यादा है तो इसका मतलब वी विल सब्ट्रैक्ट अ बिगर नंबर एंड उसमें से हम स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो यहाँ पे जो मिस्टेक होती है वो यही मिस्टेक होती है कि हम किस में से किसको माइनस करें, क्योंकि देखो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको अगर हम ये लेके चलते हैं वो जल्दी पहुंच रही है, इसका मतलब उसका टाइम जो है वो कम है और पैसेंजर ट्रेन का टाइम ज्यादा है. सो इट शुड बी टाइम ऑफ द पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन. वो हमें गिवन है 1 आवर. ओके बेटा, क्लियर हुआ? दीपांशु क्लियर हो गया बेटा ये कॉन्सेप्ट? हाँ जी, यस हाँ मैम। जी मैम. ओके बेटा. देन वी विल टेक एलसीएम. सो एलसीएम जब लिया, एलसीएम इज कमिंग आउट टू बी x into x plus 11, और वही ऑब्वियसली वही चीज होगी कि जो यहाँ वाला डिनोमिनेटर है इट विल गो टू दिस साइड एंड दिस डिनोमिनेटर विल गो टू दिस साइड. नाउ so we are getting this thing. Now when you are solving this thing 132x plus 1452 minus 132x is equal to x square plus 11x. What I have done, ये जो denominator था बेटा, I have taken it to RHS. Okay, now 132x they are there but with opposite signs, so they get struck off. ये struck off हो जाते हैं. I am left over with x square plus 11x minus 1452. ये मेरी इक्वेशन बन जाती है. अब क्या आप मुझे स्प्लिट डाउन करके बता सकते हो टर्म्स दीपांशु? सम बेटा है ये प्लस 11x, प्रोडक्ट है आपका माइनस 1452x स्क्वायर का. यू हैव टू स्प्लिट डाउन द 11x. 11 यस, x square plus 11x. हाँ जी, हाँ 11x आपका सम है. हाँ जी बेटा बोलो. प्लस equals to 130 plus 11 to minus 1452. यस, ये आपने इसको स्प्लिट डाउन कर दिया बेटा. अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो दिख रहा है बेटा? ये देखो, x square plus 132x minus 121x minus 1452 is 0. Oh, sorry, 1452 is equal to 0. ठीक है. So now again we will be taking up our common. So हमने क्या किया, first two terms उठा ली and last वाली two terms को एक common bracket में टिक कर लिया. Now जब हमने first two terms में से common out किया तो we found that x is common. So we have taken out x and I'm left over with x plus 132. And in the second set, I am getting minus 121 as the common and I am left with x plus 132. Okay, beta? So I am getting x plus 132 into x minus 121. Now, Sheetal, you tell me, out of these two values, which will I prefer? X plus 132 is equal to 0 or x minus 121 is equal to 0? मैम x minus 121 0 is equal to 0. अब ऐसा क्यों कहा दीपांशु? क्योंकि मैम वो नेगेटिव जी, शायद आपको क्वेश्चन नहीं समझा. मैंने ये पूछा था कि x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं. शीतल टोल्ड मी दैट मैम आप ले लो x minus 121 is equal to 0. तो उससे क्या है, हमारी x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है. अब x हमने अज्यूम क्या किया था, इट वाज द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन. सो स्पीड कैन नेवर कम इन नेगेटिव, सो दैट इज व्हाई x is equal to 121 किलोमीटर पर आवर. यस, सो इस तरह से आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की क्या हो गई बेटा, इट इज x plus 11, so it comes out to be 132 kilometers per hour. I hope this question is clear. Yes ma'am. Okay, chalo, now we will move on to our last question. Okay, sum of areas of two squares is 468 meter square. आपके पास दो squares हैं, मैंने यहाँ पे I have just given them the symbol S1 and S2. इनका जो एरिया निकाला, ठीक है बेटा, जो एरिया का हमने सम किया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? यस, क्या मैम? एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर यस बेटा, दीपांशु आप बता दो बेटा. साइड हाँ जी, हाँ जी, साइड इनटू साइड. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, साइड स्क्वायर. तो इन्होंने कहा जब आपने दो स्क्वायर्स के एरिया निकाला, ठीक है, एरिया कैलकुलेट किया, उसके बाद उनको जब आप ऐड ऑन कर रहे हो, यू आर गेटिंग 468 मीटर स्क्वायर. ओके, एंड देन व्हेन यू आर टेकिंग आउट पेरीमीटर, जब आप उनका पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हो एंड यू नो सबट्रैक्टिंग देम, so you're getting a difference of 24 meters. Okay, now we have to find the sides of both the squares.
अब हमें कुछ भी चीज गिवन नहीं है, सो व्हाट वी विल से, जो ये स्क्वायर 1 है, आई हैव अज्यूम्ड इट्स साइड टू बी S1, ओके, एंड जो स्क्वायर सेकंड है उसकी साइड मैंने अज्यूम कर ली S2. इज दैट क्लियर बेटा? यस. अब Yes, sir. पेरीमीटर फर्स्ट स्क्वायर का क्या हो जाएगा? P1 विल बी इक्वल टू 4S1. पेरीमीटर क्या होता है बेटा स्क्वायर का? 4 इंटू साइड. पेरीमीटर एक्चुअली क्या होता है? इट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. यस, तो इट विल बी 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स जो है दे आर इक्वल. इसी तरह से आपका जो सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर है वो भी क्या बन जाएगा? 4S2. नाउ एरिया, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर 1? इट विल बी S1 का स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर इट विल बी S2 का स्क्वायर. ओके बेटा? मैम यस मैम एक बार दोबारा बताना, S1 S2. बेटा, ये जो है इसकी साइड है बेटा, ये मैंने साइड ले ली, ठीक है. अब इस साइड को हम यूज करके वी आर कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर. तो पेरीमीटर आ गया, फर्स्ट स्क्वायर का आ गया 4S1 और सेकंड स्क्वायर का आ गया 4S2. ओके, इससे हमने एरिया निकाले, क्योंकि हमें कोई साइड तो गिवन नहीं है, तो हम इसमें सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं. आप इसमें x और y भी ले सकते हो, बट आई हैव जस्ट टेकन इट टू बी S1 S2. आप इसमें x y a b c d एनीथिंग यू कैन अज्यूम. A2 जो है वो आपका एरिया जो है वो क्या बन गया? S2 का होल स्क्वायर. अब नाउ द कंडीशन इज गिवन टू बी, सबसे पहली कंडीशन क्या गिवन है हमें कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 4S1 माइनस 4S2. हमने इनको माइनस कर दिया, ठीक है. तो हमें क्या मिला? ये हमें गिवन है 24. ओके, 4 हमने कॉमन ले लिया, तो इट बिकम्स S1 माइनस S2. ओके, तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 6. इज दैट क्लियर? ओके मैम. यस. नाउ अब सेकंड जो कंडीशन उन्होंने हमें दी है वो क्या दी है? दे हैव टोल्ड अस दैट दोनों के एरियाज का जब मैं स्क्वायर कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग 4 6 8. अब ये जो S1 है इसकी जगह आई एम यूजिंग दिस फर्स्ट इक्वेशन. ये देखो, इट इज S2 प्लस 6, तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, तो इट बिकम्स A प्लस B का होल स्क्वायर. यस, Yes मैम. आर यू गेटिंग? ओके, Yes मैम. तो हम इसको ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे. A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B से यस प्लस 2AB. AB. यस, तो जब हमने इसको ब्रैकेट को ओपन अप किया, व्हाट वी गॉट दिस 36 प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 12S2 प्लस S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 468. जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो ये आपकी इक्वेशन बन गई. S2 का स्क्वायर प्लस 6S2 माइनस 216 इज इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स जो सम है वो है प्लस 6 और प्रोडक्ट क्या है? माइनस 216. ओके Yes मैम. ओके, सो नाउ व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस, जब आपने इसको सॉल्व किया आपके क्या इक्वेशंस बने? हमने उसको जब स्प्लिट डाउन किया तो प्लस 18S2 माइनस 12S2. यस, नाउ वी विल टेक द फर्स्ट टू ब्रैकेट्स and the next two terms. Okay, जब हमने first two brackets में से we took out the common, तो first two brackets में से I am getting S2. Yes, and second bracket में से जो हमने common के लिए terms इकट्ठे किए हैं I am getting minus yes minus 12. So I am left over with the same bracket which is S2 plus 18 S2 plus 18. तो आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं बेटा. दो वैल्यूज कौन सी आ रही हैं? इट इज कमिंग आउट टू बी S2 plus 18 S2 minus 12. So Dipanshu beta, which value will be used as our value for the site? We will consider S2 as 12 units. क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू है बेटा वो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. यस, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का तो कुछ बात नहीं बनी. तो अगर आपका S1 जो है, अब S1 क्या था? 6 प्लस S2, तो वो कितना आ गया? 18 यूनिट्स. यस यस, स्क्वायर 1 की जो साइड है वो 18 यूनिट्स आ गई, स्क्वायर 2 की साइड जो है वो आ गई आपकी 12 यूनिट्स. इज दैट क्लियर बेटा? Yes मैम. Okay, so now I want to show you some cases of the D. हमने discriminant निकालना सीखा है. We have learned how to calculate our discriminant. जो D था, what was D? Yes, I hope you are able to see. Yes मैम. Okay.
यस देखो बेटा, अब जो हमारा d की वैल्यू थी, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ d? d इज b स्क्वायर माइनस 4ac. यस, अब जब आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो, यू हैव गॉट 3 केसेस. या तो वो वैल्यू इट विल बी लेस देन 0, इट विल बी इक्वल टू 0 और इट विल बी ग्रेटर देन 0. ये 3 केसेस बन सकते हैं. तो जब हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 0, दैट मीन्स वो क्या आएगी वैल्यू बेटा? नेगेटिव वैल्यू आएगी. इट विल बी नेगेटिव. दैट मीन्स देयर आर नो रियल सॉल्यूशंस. क्योंकि नेगेटिव चीज है, इट एक्चुअली मीन्स कि आपके उस इक्वेशन के पास कोई रियल सॉल्यूशंस नहीं हो सकते. कि ये जो d है डिस्क्रिमिनेंट है, इट इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट. ये अंडर रूट में आएगा, तो अंडर रूट कभी भी नेगेटिव नंबर्स का नहीं हो सकता. ओके, सो जब भी आपका d नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स इसकी कोई रियल वैल्यूज नहीं है. इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम. ओके, चलो अब अगर सपोज हमारा जो d है, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि इसके पास देयर इज वन रियल सॉल्यूशन. और वो मतलब वन रियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हम इसमें ये लगा लेते हैं इसके दो रियल सॉल्यूशंस बनेंगे और वो इक्वल होते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर आप सपोज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a करते हो और d आपका 0 है, तो या तो आप माइनस बी में प्लस 0 करोगे या माइनस 0 करोगे, तो आंसर तो सेम ही आएगा ना. आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हो, देन यू गेट द सेम नंबर. अगर आप 0 माइनस करते हो, इवन देन यू गेट द सेम आंसर. ओके, सो अगर सपोज हमारा जो d की वैल्यू है, इट इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 0, मतलब हमारी वैल्यू जो है इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव. सो दैट मीन्स कि जो नंबर है आपका या जो इक्वेशन है आपकी, इट हैज गॉट टू रियल सॉल्यूशंस. आई होप दैट इज क्लियर. 3 केसेस बन Yes. जाएगा. इफ द d is equal to 0, there is one real solution, or you can say 2 equal real solutions. If d is coming out to be negative, that means there are no real solutions. Okay, and if it is coming out to be of positive value, that means it has got 2 real solutions. Yes. Yes ma'am. Okay, now see, I have देखो बेटा, जो d की वैल्यू है ना, वो हमें काफी सारी चीजें बता रही है. Yes. अब d की जो वैल्यू है ना बेटा, इट विल टेल अस कि जो भी इक्वेशन का अगर हम उसको ग्राफ पे प्लॉटिंग करें, तो हमें जो वो पैराबोला मिलता है वो एक्स एक्सिस को कितनी बारी क्रॉस करता है, ये हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाता है. ओके बेटा, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है, इट विल टेल अस द नंबर ऑफ टाइम्स the parabola crosses the x axis. If you remember the first exercise, आप first exercise अगर याद करो, तो हम क्या करते थे, we used to say कि जितनी बार वो x axis को क्रॉस कर रही है, हमारे सॉल्यूशंस उतने हैं. यस, अगर वो 3 टाइम्स टच कर रही थी, इसका मतलब उसके 3 सॉल्यूशंस है. अगर वो 0 टाइम्स टच कर रही थी, इसका मतलब कोई भी क्या है, सॉल्यूशन नहीं है. यस, वेरी गुड. अब हमने अभी किए कि हमारे पास 3 तरह के केसेस बनते हैं. वेरी फर्स्ट केस वाज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट. तो इस केस में व्हाट विल हैपन, जो हमारा पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को ट्वाइस क्रॉस करेगा. मतलब क्या है कि उसके पास क्या है, 2 वैल्यूज आएंगी. यस, क्लियर बेटा? ओके, देन यू हैव जीरो डिस्क्रिमिनेंट. अब जीरो डिस्क्रिमिनेंट में क्या था कि कोई सॉल्यूशन नहीं था. क्या था? कोई सॉल्यूशन नहीं था या एक सॉल्यूशन था उसका? यस बेटा, इट वो एक ही सॉल्यूशन आया था ना. अगर हम उसमें से प्लस माइनस 0 करेंगे तो एक ही बात आती है ना. तो ये एक्स एक्सिस को एक ही बारी क्रॉस करता है. ठीक है बेटा. अब बात आती है बेटे, जब हम बात करते हैं नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट की. अब ये जो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट है, ये कभी भी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करता. क्लियर हो गई ये बात? यस. Yes ma'am. ओके, Yes ma'am. जस्ट हैव अ लुक एट द टाइप ऑफ ग्राफ्स वी हैव. देखो बेटा, ये हमारा पॉजिटिव सॉल्यूशन का ग्राफ है. इसमें अगर आप ध्यान से देखो, 2 सॉल्यूशंस हैं. ये एक बारी यहाँ पे टच कर रहा है और एक बारी यहाँ पे टच कर रहा है. यस, ये हमारा आता है जीरो सॉल्यूशन है. ठीक है, जीरो सॉल्यूशन के केस में व्हाट इज हैपनिंग, ये जस्ट सिंगल टाइम टच कर रहा है. यस, क्लियर है? और थर्ड केस मतलब जो नेगेटिव केस था, जिसमें आपका कोई सॉल्यूशन नहीं आया, नेगेटिव था, तो उस केस में आप देखो कहीं पे भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है. इज दैट क्लियर बेटा? Yes ma'am.
ओके, Yes. यस मैम, ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। अब बेटा जो हमने अभी बात की, अब जो भी आपकी कंडीशन है वो सब इसके ऊपर है, ठीक है। अभी हमने जो सिचुएशंस की हैं ये उसके ऊपर है। चलो एक सेकेंड बेटा, यस। नाउ देखो हमारा जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टेलिंग अस टू फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square minus 4x plus 3 is equal to 0 and hence find the nature of its roots। अब हमसे ये कहा जाएगा, आपने ना एक तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसके बाद आपने नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो रियल है, वो अनरियल है, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या चीज है वो, ठीक है, इक्वल है, कैसे है। देखो बेटा, अब इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपका ए बी सी क्या है, ए क्या बनता है बेटा +2, बी क्या बन रहा है बेटा -4 और सी क्या है +3। सो व्हेन वी विल यूज दीज वैल्यूज, और अब हम इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दीपांशु बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बी? यस बेटे, Square minus A square. हाँ जी, ये बेटा मैंने पर्पल में ना कर रखा है, एक बार देखो। ये equals to B square minus 4AC. हाँ बिल्कुल, अब इसको भूलना नहीं है बेटा, ठीक है। b इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, ये क्या होता है बेटा हमारा डिस्क्रिमिनेंट, क्या है ये डिस्क्रिमिनेंट। नाउ अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, b इज योर -4, आई हैव यूज्ड हियर, देन 4 into a is your 2 and c is your 3, so what I am getting, देखो अब वैल्यूज क्या मेरे पास आ गई, -3 -24 दैट मीन्स -8। इसका क्या मतलब हुआ कि जो d है वो आपका 0 से छोटा है। यस, नेगेटिव नंबर्स आर ऑल स्मॉलर देन 0। यस, तो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या बनेगा शीतल? नेचर ऑफ रूट्स नो रियल रूट्स। यस, ठीक है, कोई रियल रूट्स नहीं बनेंगे। अब है बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल, a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters। इन्होंने कहा है कि एक पोल हमने इरेक्ट करना है, एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर है 18 मीटर्स, उसके बाउंड्री पे हमने एक पोल लगाना है। यस बेटा, ओके, तो हमने क्या करना है, दो आपके ऑपोजिट गेट्स हैं और डायमीटर के एंड्स पे लगे हैं ए एंड बी, वहां से हमने कोशिश ये करनी है कि हम 7 मीटर दूर एक पोल इरेक्ट करें, और क्या ये पॉसिबल है चीज, अगर है यस, तो उन दोनों का डिस्टेंस क्या है दोनों गेट से। ठीक है बेटा, हमें ये करना है, मैं आपको एक बार फिगर बता देती हूँ कैसी है। देखो बेटा, ये आपका सर्कुलर पार्क है, यस, अब दिस इज योर डायमीटर, ओके बेटा, देन this is gate 1 मतलब A and gate B, ओके बेटा, and this is your pole। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो हमें दिया है 7 मीटर्स। ओके, ओके मैम, now AP and PB हमें इनका डिफरेंस गिवन है, सर AP minus PB is equal to 7, ये चीज हमें गिवन है, बाकी हमें कुछ नहीं गिवन। एक हमें ये गिवन है कि AB जो है इट इज अ डायमीटर एंड उसकी वैल्यू वी आर नोट टू एंड दैट इज 13 सेंटीमीटर। सो AB क्या बन जाएगा, हम मान लेते हैं PB को x मान लेते हैं, ओके, एंड इसी तरह से AP जो है इट विल बिकम 7 + x, राइट। अब हमें पता है कि जो अगर एक ट्राइंगल डायमीटर के सेगमेंट में आता है तो दिस एंगल विल बी, क्या होगा ये एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री, यस, ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू अ डायमीटर इज 90 डिग्री। सो अब हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो व्हेन पुटिंग ऑन द वैल्यूज वी आर गेटिंग 13 का स्क्वायर प्लस x + 7 का होल स्क्वायर। यस,
अब a plus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा. Yes, so it will be 169 plus is equal to x square plus 49 plus 14x. Yes, then you have calculated the like term, उनको आपने solve कर लिया है. तो final equation जो आपके पास आ रही है वो ये आ जाती है 2x square plus 14x minus 120 is equal to 0. बट अभी भी इसमें 2 जो है वो अभी भी कॉमन है. सो वी आर टेकिंग दैट कॉमन आउट. सो आई एम लेफ्ट विद x square plus 7x minus 60 is equal to 0. अब बेटा देखो पहले what I was about to do, मैं इसमें splitting the middle term I was applying. लेकिन बेटा हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, we will try to find the nature. हम इसमें discriminant निकाल लेते हैं. क्या इसमें वैल्यू, इन्होंने हमसे ये पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, राइट? Why should we apply our minds? हम क्यों सिर खपाई करें कि हम splitting the middle term करें, quadratic formula calculate करें, उससे अच्छा हम d निकाल लेते हैं. On the value of d, whether d is equal to 0, greater than 0 or smaller than 0, उसके हिसाब से हमारा आगे जो plan of action है वो हो जाएगा. Then we can answer. अगर हमारा d less than 0 आता है, that means it is not possible. Why to waste our calculations? We can save it for other questions, right? So, in this question, now a is, what is a? A is plus 1. Yes. b is 7x. and c is minus 20. So I'm using these values and calculated the d, and d is coming out to be 289. Okay, that means it is greater than 0. That means d is positive and there will be two real solutions. Okay, now using the quadratic formula, Dipanshu, can you repeat the quadratic formula, bete? X equals to minus b plus root d upon 2a. Plus minus root d upon 2a. So when you put the values, so you will be getting minus 7 plus minus root 289 divided by 2. So it will be either x will come out to be minus 7 minus 17 by 2, or x is equal to minus 7 plus 17 by 2. So x is coming out to be either minus 12 or x is coming out to be 5. Dipanshu, which value should I assume? I should assume x is equal to minus 12 or x is equal to 5? Minus 12. ले लूं या नहीं, ले लो. या उसको वो कर दें, डिस्कार्ड कर दें, वैल्यू को डिस्कार्ड कर दें. Okay, so what the reason can be given for this? Can't be negative. Yes, it cannot be negative. Length cannot be negative. So इसलिए हम x की वैल्यू जो है वो 5 को we are taking it as our solution. Okay, so AP क्या बन गया बेटा? AP is coming out to be 12 meters. Yes, 5 plus 7 and PB is 5 meter. Okay. 5. Yes. Next example is find the discriminant of the equation. The equation is beta 3x square minus 2x plus 1 by 3 is equal to 0, and you have to find the nature of its roots. अगर का nature real आता है तो you have to calculate the roots also. Okay बेटा? Yes. मैम एक बार दोबारा बताना. मैं बताया कि ये ना आपको equation given है बेटा, इसमें you have to find the nature of roots. तो a क्या है बेटे? plus 3, b क्या है बेटा? minus 2 and c is plus 1 by 3. So calculate d. आप d की वैल्यू जो है वो मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे. दिवांशु, you too. d का फॉर्मूला क्या है बेटा? b square minus 4ac. Yes. Okay. So can you calculate d value? अगर 0 आ रही है तो इसका क्या मतलब है? It will have two equal roots. तो अब हमें वो इक्वल रूट्स निकाल के शो करनी पड़ेगी. ठीक है? सो इट विल बी टू इक्वल रूट्स, दैट मींस minus b upon 2a and minus b upon 2a. सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 2/6 and 2/6. सो अगर आप इसको रिड्यूस करते हो तो इट विल बी 1/3 and 1/3. यस? Yes ma'am. ओके.